स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसका टाइम है 1952 से 1953। तो ये इसका टाइम है, आप लोग देख लीजिए। और मैंने जैसे कि बताया है कि मुदालियर आयोग या मुदालियर कमीशन इन्हीं के जो इनके अध्यक्ष थे उन्हीं के नाम पर पड़ा है। इनका जो मुदालियर आयोग है, इनके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। और ये हमारा सेकंड आयोग है जो कि बहुत ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को चारों आयोग के नाम और उनके अध्यक्ष और उनका टाइम बता दिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। आइए हम देखते हैं मुदालियर आयोग के बारे में। तो इसमें क्या है क्या नहीं, सबसे पहले आयोग के जांच के विषय देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग जब स्वतंत्र भारत की जो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थीं वो तेजी से जब बदलने लगी, परिवर्तन होने लगा उनमें, तब क्या हुआ, माध्यमिक शिक्षा आयोग का पुनर्गठन करने का अनुभव किया जाने लगा उस समय, कि मतलब इसमें सुधार किया जाए कुछ। तो सन 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को एक ऐसा आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया जिसमें कि एक ऐसा आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया कि जिससे इसमें थोड़ा बदलाव आए। तो 1951 में उसने अपने सुझाव की यह कहकर पुनरावृत्ति की कि माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय है, उसे ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के सामने उच्च शिक्षा प्राप्त करने या नौकरी करने खोजने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी अपनी अभिरुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार माध्यमिक शिक्षा से लाभान्वित हो सकें, ये उनका कहना था। उसके बाद बोर्ड के सुझाव से जब संतुष्ट होकर भारत सरकार ने क्या किया, 23 सितंबर को 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, तो उनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। अब ये अध्यक्ष थे क्योंकि मुदालियर डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ये अध्यक्ष थे, तो इसका नाम इस आयोग का नाम भी इन्हीं के नाम पर मुदालियर आयोग पड़ा, या मुदालियर कमीशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और ये है क्या, ये क्या है, तो इसमें ये जो माध्यमिक शिक्षा है ये कौन सी शिक्षा होती है, तो ये माध्यमिक शिक्षा 6 से 12 जो क्लास होती हैं ये वो शिक्षा होती है। 6 से 12 तक की क्लास को माध्यमिक शिक्षा के नाम से हम लोग जानते हैं, या यूँ कह लीजिए कि किशोरों की शिक्षा भी कह सकते हैं इसे, या फिर वो स्कूल होते हैं या जो किशोरावस्था तक के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करते हैं। माध्यमिक शिक्षा स्कूल कौन से होते हैं, या माध्यमिक शिक्षा क्या होती है, जो कि किशोरावस्था तक के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करते हैं, उन्हें माध्यमिक स्कूल कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को अनुशासन के साथ नेतृत्व की भी शिक्षा प्रदान करना है। ये इसका एक तरह से माध्यमिक शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया, और माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में अब हम देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं आयोग के जांच के विषय। आयोग के शब्दों में एक मिनट, ये ब्लर हो गया है, रुकिए। आयोग के जांच के विषय थे भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सब पक्षों की जांच करना और उनके विषय में रिपोर्ट देना, और उसके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना। ये इनके जांच के विषय थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें इतना ही पढ़ाई करनी है कि हम इसके बारे में जान सकें, कि कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाए तो हम उसका जवाब दे सकें। हमें एक्स्ट्रा नहीं देखना है कि जो और चीज़ें हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को जो ऐसी क्लासें हैं कि एमए में कोई कर रहा है तो उसे ये सब देखना पड़ेगा। एमए में या बीए में किसी के पास से ये सब्जेक्ट है तो उसे तो डीपली ही देखना पड़ेगा, लेकिन जिस क्लास के लिए या जिस एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें इतना ज़रूरी नहीं है कि इसे इतना डीपली देखा जाए। तो आइए बस जो ज़रूरी है वो ही पॉइंट मैं आपके क्लियर करूँगी, बाकी एक्स्ट्रा आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सब पहलुओं और उससे संबंधित सब समस्याओं का गहन अध्ययन करने के पश्चात अपना प्रतिवेदन तैयार किया। प्रतिवेदन सब लोग जानते ही होंगे, रिपोर्ट को कहते हैं प्रतिवेदन। यह प्रतिवेदन 244 पृष्ठों का है और 15 अध्यायों में विभाजित है। आयोग ने अपने इस प्रतिवेदन को जून 1953 में भारत सरकार की सेवा में प्रस्तुत किया। ये बहुत ज़रूरी है डेट, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कब था या कब उसकी क्या डेट है। तो आयोग के सुझाव व सिफारिशें। हम आयोग के प्रतिवेदन में निहित माध्यमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंगों के विषय में उसके विचारों, सुझावों और सिफारिशों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के दोष। देखिए माध्यमिक शिक्षा के क्या दोष थे, आइए देखते हैं। आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। माध्यमिक शिक्षा एक पक्षीय है, अतः यह छात्रों को केवल उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है। माध्यमिक शिक्षा नीरस, पुस्तकीय, संकुचित एवं रूढ़िबद्ध है, अतः यह छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं करती है। माध्यमिक शिक्षा छात्रों के चरित्र निर्माण के प्रति रंच मात्र भी ध्यान नहीं देती, अतः यह उनमें अनुशासनहीनता की भावना उत्पन्न करती है। माध्यमिक शिक्षा छात्रों में नैतिकता, सहयोग, अनुशासन एवं नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं करती, अतः यह उनको उत्तम नागरिक नहीं बनाती है। माध्यमिक शिक्षा का जीवन से कोई संबंध नहीं है, अतः यह छात्रों को व्यवहारिक जीवन का ज्ञान नहीं देती है। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संकीर्ण है, अतः यह छात्रों को अपनी रुचियों और मनोवृत्तियों के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर नहीं देती है। शिक्षण विधियां परंपरागत होने के कारण छात्रों को प्रभावित नहीं करती हैं और परीक्षा प्रणाली उनके ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नहीं लेती है। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम एवं अध्ययन का अनिवार्य विषय है, अतः जिन छात्रों को अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता वे इसके अध्ययन में अपनी शक्ति एवं समय को नष्ट करते हैं। तो ये इसके दोष हैं। पहला दोष था, उसके अंदर ये सारे पॉइंट हैं। दूसरा दोष है इसका माध्यमिक शिक्षा का। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। आयोग ने भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं। ये सेकंड पॉइंट जो है उसके अंदर ये पॉइंट है, जो सेकंड इसका दोष है उसके अंदर ये फर्स्ट पॉइंट है, जनतंत्रीय नागरिकता का विकास। माध्यमिक शिक्षा का पहला उद्देश्य छात्रों में जनतंत्रीय नागरिकता का विकास करना होना चाहिए, अतः माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे छात्रों में अनुशासन, देश प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, स्पष्ट विचार आदि गुणों का विकास हो। इन गुणों से संपन्न होकर छात्र इस देश के योग्य नागरिक बनेंगे और भारत में धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की स्थापना में योग देंगे। इसी गणतंत्र की स्थापना करना भारत का उद्देश्य है। सेकंड पॉइंट है हमारा व्यावसायिक कुशलता में उन्नति। माध्यमिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना होना चाहिए, अतः माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा से छात्रों और देश दोनों का हित होगा। छात्र अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात किसी व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से ग्रहण कर सकेंगे, अतः उनको नौकरी खोजने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। देश का हित यह होगा कि उसे अपने विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति सरलता से मिल जाएंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा व्यक्तित्व का विकास। माध्यमिक शिक्षा का तीसरा उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए, अतः माध्यमिक शिक्षा का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे छात्रों का साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास हो। इस विकास के फलस्वरूप छात्र अपनी सांस्कृतिक विरासत के महत्व को समझ सकेंगे और उसकी वृद्धि में योग दे सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा नेतृत्व का विकास। माध्यमिक शिक्षा का चौथा और अंतिम उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना चाहिए, अतः माध्यमिक शिक्षा का आयोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे छात्र सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, व्यावसायिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का दायित्व ग्रहण कर सकें। प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जब इन
क्षेत्रों में नेतृत्व का दायित्व ग्रहण करने वाले व्यक्ति उपलब्ध हों। थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट नहीं है, ये हमारा तीसरा दोष है। ये सारे इसके संग पॉइंट थे उसके अंदर, अब ये हमारा तीसरा दोष है जो कि हंटर आयोग का तीसरा दोष कहलाएगा। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठित स्वरूप। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संगठन को देश की नवीन परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त बताकर उसके पुनर्संगठन पर बल दिया है। इस संबंध में उसने निम्नांकित सुझाव दिए हैं। कौन से सुझाव दिए हैं देखिए। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष तक की अवस्था के बालकों और बालिकाओं के लिए होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की अवधि अग्रांकित 2 स्तरों में विभक्त की जानी चाहिए। 3 वर्ष का मिडिल या जूनियर माध्यमिक या सीनियर बेसिक स्तर, 4 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक स्तर, 4 वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षाओं को भंग कर दिया जाना चाहिए। उनकी 11वीं कक्षा को हाई स्कूलों से और 12वीं कक्षा को कॉलेजों से संबद्ध कर दिया जाना चाहिए। डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष कर दी जानी चाहिए। बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना, बहुउद्देश्य यानी आप लोग जानते ही होंगे, लिखा भी है मल्टीपर्पज। बहुत से लोग समझ नहीं पाते, कुछ ऐसे शब्द होते हैं बहुउद्देशीय, तो उसका ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कि स्थापना की जानी चाहिए। इन स्कूलों में पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया जाना चाहिए। देखिए, जो शब्द मुझे लगता है कि ये सुने नहीं होंगे या समझ नहीं आते हैं कभी कभी, तो उनका मैं बता देती हूँ। हिंदी में भी इंग्लिश में भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग हिंदी में नहीं जानते होते हैं लेकिन इंग्लिश में जानते होते हैं। तो वो वैसे तो दोनों ही दिए हुए हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ बीच बीच में, और जो नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं आप लोग, ताकि छात्र अपने विभिन्न उद्देश्यों, रुचियों एवं योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकें। ग्रामीण स्कूलों में कृषि शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए, अतः इन स्कूलों में उद्यान विज्ञान, पशुपालन एवं कुटीर उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में टेक्निकल स्कूलों की भी बहुत बड़ी संख्या में स्थापना की जानी चाहिए। बड़े नगरों में प्रौद्योगिक संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। सब बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। फोर्थ है ये हमारा भाषाओं का अध्ययन। आयोग ने मुख्यतः 3 भाषाओं के स्थान का एवं अध्ययन के संबंध में अपने सुझाव दिए। हिंदी का स्थान, आयोग ने इस बात पर बल दिया कि हिंदी को विद्यालय स्तर पर अध्ययन का अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। इस पक्ष में आयोग के तर्क निम्नलिखित हैं। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया है। कुछ समय के पश्चात हिंदी केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य विचारों के आदान प्रदान की भाषा बन जाएगी। कुछ समय के उपरांत हिंदी भारत के अधिकांश व्यक्तियों के विचारों के विनिमय की भाषा बन जाएगी। राजभाषा के रूप में हिंदी इस देश की राष्ट्रीय एकता एवं सुदृढ़ता के विकास में योग देगी। जो व्यक्ति हिंदी का अध्ययन नहीं करेंगे उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी और ना वे हिंदी जानने वाले व्यक्तियों के विचारों को समझ पाएंगे। अंग्रेजी का स्थान, आयोग का कथन है कि अंग्रेजी लगभग सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन का अनिवार्य विषय है। आयोग का मत है कि भविष्य में भी अंग्रेजी को इसी स्थान पर रखा जाना चाहिए। इस संबंध में आयोग ने अधोलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। अंग्रेजी भारत के शिक्षित वर्गों की अत्यंत लोकप्रिय भाषा है। अंग्रेजी के अध्ययन में भारत में राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में एकता स्थापित करने में पर्याप्त योग दिया है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो स्थिति है वह अंग्रेजी के अध्ययन का परिणाम है। यदि हम राष्ट्रीय भावना से निर्देशित होकर अंग्रेजी को माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से हटा देंगे तो इसके परिणाम भारत के हित के प्रतिकूल सिद्ध होंगे। संस्कृत का स्थान, आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत को स्थान दिए जाने के पक्ष में अनेक अकाट्य तर्क दिए हैं। वो कौन से हैं? संस्कृत भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है।
अतः इसका ज्ञान अनिवार्य है। संस्कृत ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टियों से व्यक्तियों को सदैव अपनी ओर आकृष्ट किया है, अतः इसकी उपेक्षा करना विवेक का प्रमाण नहीं है। संस्कृत का अध्ययन करके ही भारत के प्राचीन ग्रंथों में विद्वान ज्ञान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, अतः इसके अध्ययन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम आयोग ने पाठ्यक्रम के दोषों का निराकरण करने के विचार से निम्नलिखित सुझाव दिए। पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता एवं लचीलापन होना चाहिए ताकि यह छात्रों की विभिन्न रुचियों एवं आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। पाठ्यक्रम का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और छात्रों को इस जीवन की महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के विषयों का एक दूसरे से एवं जीवन से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम के विषय आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि को जिन 2 स्तरों में विभाजित किया है उनके पाठ्यक्रमों में अग्रांकित विषयों को स्थान दिया है। मिडिल या जूनियर माध्यमिक या सीनियर बेसिक स्कूल, इन तीनों इस प्रकार के स्कूलों के पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। भाषाएं, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, कला तथा संगीत, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा, ये सारे पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल आयोग ने इस बात की सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा के उच्चतर स्तर पर पाठ्यक्रम के विषयों का विभिन्नीकरण किया जाना चाहिए ताकि वे छात्रों की अभिरुचियों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस उद्देश्य से आयोग ने पाठ्यक्रम के विषयों का 2 भागों में विभाजन किया, आंतरिक विषय और वैकल्पिक विषय। आंतरिक विषयों का अध्ययन सब छात्रों के लिए अनिवार्य था। वैकल्पिक विषयों के 7 समूह होंगे जिनमें से छात्रों को किसी एक समूह के विषयों का अध्ययन करना होगा। इन्हीं विषयों में पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया गया। आयोग के अनुसार आंतरिक एवं वैकल्पिक इस प्रकार हैं। आंतरिक विषय सभी बालकों एवं बालिकाओं के लिए अनिवार्य हैं और इस प्रकार हैं: मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा या शास्त्रीय भाषा, निम्नलिखित में से चुनी जाने वाली कोई एक भाषा, एक और भाषा। हिंदी उन छात्रों के लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। प्रारंभिक अंग्रेजी उन छात्रों के लिए जिन्होंने जूनियर माध्यमिक स्तर पर इसका अध्ययन नहीं किया है। उच्च अंग्रेजी उन छात्रों के लिए जिन्होंने जूनियर माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी का अध्ययन किया है। हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक विदेशी भाषा, एक शास्त्रीय भाषा। टिप्पणी में मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम होगा। 6 में शास्त्रीय भाषा का पृथक पाठ्यक्रम होगा। सामाजिक अध्ययन के इन विषयों की शिक्षा केवल प्रथम 2 वर्गों में दी जाएगी। गणित और सामान्य विज्ञान, इन विषयों की शिक्षा केवल प्रथम 2 वर्षों में दी जाएगी। निम्नलिखित में से चुना जाने वाला कोई एक शिल्प, कताई और बुनाई, धातु का काम, दर्जी का काम, लकड़ी का काम, मुद्रण का काम, वर्कशॉप अभ्यास, मॉडल बनाना, उद्यान विज्ञान और कसीदा एवं क्रोशिया का काम। वैकल्पिक विषय कौन से इन्होंने रखे थे? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण वैकल्पिक विषयों में होगा। वैकल्पिक विषयों के अतिरिक्त 7 समूह होंगे। छात्रों को किसी एक समूह के 3 विषयों का अध्ययन करना होगा। मानव विज्ञान एक शास्त्रीय भाषा या में से ना ली गई एक भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र, गणित, संगीत, गृह विज्ञान। समूह ये दूसरा समूह है, तो इसमें विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, भूगोल, गणित, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान। इस तरह से ये समूह बनाए गए थे 7, तो उनमें ये सब्जेक्ट हैं और इस तरह से ये निर्धारित किया गया था कि इनमें से
कोई सब्जेक्ट आपको लेने हैं। तो ये 7 समूह हैं, आप लोग देख लीजिए, ये सब्जेक्ट हैं इसके। आगे देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है फिर अपलोड होने में भी दिक्कत होती है। तो आगे चलते हैं। आप लोग सब्जेक्ट देख ही लिए होंगे, नहीं तो और देख लीजिएगा अपने आप। चलिए, पाठ्य पुस्तकें। आयोग ने पाठ्य पुस्तकों में सुधार करने के लिए अधोलिखित सुझाव अंकित किए हैं। पाठ्य पुस्तकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति का संगठन किया जाना चाहिए। पुस्तकों में चित्र बनाने की कला में प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा एक संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। एक विषय में एक पाठ्य पुस्तक निर्धारित करने के बजाय पाठ्य पुस्तकों की पर्याप्त संख्या निश्चित की जानी चाहिए। विद्यालयों को इन पाठ्य पुस्तकों में से किसी एक को चुनने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का एवं अध्ययन की अन्य पुस्तकों में शीघ्र परिवर्तन करने की प्रचलित प्रथा का अंत किया जाना चाहिए। आगे शिक्षण की प्रावेगिक विधियां, मैंने उसमें शायद थोड़ा सा मुझे दिखाई नहीं दिया था, तो मैंने शायद प्रायोगिक कर दिया है, तो इसे थोड़ा चेंज कर लेंगे हम। प्रावेगिक विधियां हैं ये, मैंने शॉर्ट बनाई थी तो उसमें शायद प्रायोगिक विधियां कराए, तो आप लोग देख लीजिएगा जरा। आयोग के विचारानुसार माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां नीरस एवं निर्जीव हैं, अतः उनके स्थान पर प्रावेगिक तथा अथवा सक्रिय एवं स्फूर्तिपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आयोग ने इन विधियों का निम्नलिखित प्रकार से स्पष्टीकरण किया है। शिक्षण विधियों का उद्देश्य छात्रों को केवल कुशलता पूर्वक ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, वरन उनमें उचित मूल्यों, उचित दृष्टिकोणों एवं कार्य करने की उचित आदतों का निर्माण करना भी होना चाहिए। शिक्षण में मौलिक बातों और कंठस्थ करने के कार्य का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, अतः इन पर बल न देकर शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह उद्देश्यपूर्ण, वास्तविक और साभिप्रायिक हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण विधियों में क्रियाविधि एवं योजना विधि को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। छात्रों में सामाजिक जीवन एवं सहयोगी कार्यों के गुणों का विकास करने के उद्देश्य से उनको समूहों में कार्य करने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। प्रायोगिक शिक्षण विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयोगात्मक एवं प्रदर्शनात्मक विद्यालयों की विभिन्न स्थानों पर स्थापना की जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा। आयोग का विचार है कि चरित्र के निर्माण में धार्मिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः उसने धार्मिक शिक्षा के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा विद्यालय के शिक्षण के समय से पहले या बाद में दी जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा छात्रों के अभिभावकों की अनुमति प्राप्त करने के बाद दी जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए किसी छात्र को विवश नहीं किया जाना चाहिए। चरित्र निर्माण की शिक्षा। आयोग ने चरित्र निर्माण की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया है और इसके विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। छात्रों के चरित्र का निर्माण करना सभी शिक्षकों का अनिवार्य उत्तरदायित्व होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश्य चरित्र निर्माण की शिक्षा देना होना चाहिए। विद्यालय विस्तृत समाज के अंदर लघु समाज है, अतः जिन मूल्यों और दृष्टिकोणों का राष्ट्रीय जीवन के लिए महत्व है उनको विद्यालय जीवन में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। छात्रों में उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करने के लिए उनमें और शिक्षकों में घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। विद्यालयों में स्वशासन प्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। विद्यालयों में अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। 17 वर्ष से कम आयु के छात्रों को राजनीतिक कार्यों में पृथक रखने के लिए सरकार द्वारा कानून बना दिया जाना चाहिए। सब विद्यालयों में एनसीसी, फर्स्ट एड, स्काउटिंग, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एवं जूनियर रेड क्रॉस की व्यवस्था की जानी चाहिए। निर्देशन व परामर्श। आयोग ने उच्चतम माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया ताकि छात्रों को अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो, किंतु अनुभवहीन बालक विधियों का चयन करने में गलती कर सकते हैं, अतः उनको निर्देशन एवं परामर्श दिए जाने की आवश्यकता है। अपनी इस धारणा के आधार पर आयोग ने निर्देशन और परामर्श के संबंध में
निम्नांकित सुझाव दिए। शिक्षा के अधिकारियों को छात्रों के शैक्षिक निर्देशन के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। छात्रों के विभिन्न उद्योगों के कारखानों में जाया जाना चाहिए और उनको इन उद्योगों के फिल्म दिखाए जाने चाहिए ताकि उनको विभिन्न उद्योगों से संबंधित विभिन्न व्यवसायों की जानकारी प्राप्त हो जाए। छात्रों को व्यवसाय के विषय में सूचना देने के लिए विद्यालयों में समय समय पर जीविकोपार्जन सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए। विद्यालयों में निर्देशन अधिकारियों और जीविकोपार्जन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। छात्रों का शारीरिक कल्याण। आयोग का मत है कि छात्रों के शारीरिक कल्याण के प्रति विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वे भावी नागरिक हैं। स्वस्थ नागरिक ही अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। इस विचार से प्रेरित होकर आयोग ने छात्रों के शारीरिक कल्याण के संबंध में अधोलिखित सुझाव दिए हैं। सब राज्यों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा की सुसंगठित योजना क्रियान्वित की जानी चाहिए। सब विद्यालयों के सब छात्रों की एक वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षा अवश्य की जानी चाहिए। कठिन रोगों से ग्रस्त छात्रों की स्वास्थ्य परीक्षा बार बार की जानी चाहिए। रोगी छात्रों एवं छात्राओं का विद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मुफ्त उपचार किया जाना चाहिए। छात्रावासों एवं सावास विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक तथा संतुलन भोजन का प्रबंध किया जाना चाहिए। संतुलित होता है, संतुलन इसमें छपा हुआ है, कोई बात नहीं है। परीक्षा व मूल्यांकन। आयोग की धारणा है कि प्रचलित परीक्षा प्रणाली छात्रों के वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन करने में असमर्थ है। अतः आयोग ने अधोलिखित सुझावों द्वारा एक नवीन परीक्षा प्रणाली की रूपरेखा प्रदर्शित की है। वहाँ परीक्षाओं की संख्या में कमी की जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात केवल एक सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न निबंधात्मक ढंग से न होकर वस्तुनिष्ठ प्रकार के होने चाहिए ताकि परीक्षाओं के आत्मगत तत्वों का अंत किया जा सके। छात्रों के कार्य का अंतिम मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित उचित महत्व दिया जाना चाहिए। आंतरिक परीक्षाएं, नियतकालिक परीक्षाएं एवं विद्यालय अभिलेख। वहाँ एवं आंतरिक परीक्षाओं का मूल्यांकन अंकों में न किया जाकर प्रतीकों में किया जाना चाहिए। अध्यापकों की स्थिति में सुधार। आयोग का कथन है, अध्यापकों की स्थिति, वेतन एवं कार्य करने की दशाएं बहुत ही असंतोषजनक हैं। इस बात को ध्यान में रखकर आयोग ने उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक मूल्यांकन सुझाव दिए। देश के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के चुनाव एवं नियुक्ति की विधि समान होनी चाहिए। अध्यापकों को उचित वेतन नहीं मिलता है, अतः विशिष्ट समितियों की नियुक्ति करके उनसे यह सुझाव मांगा जाना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में उनका वेतन कितना होना चाहिए। सब अध्यापकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना आरंभ की जानी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत उनको पेंशन, जीवन बीमा एवं प्रोविडेंट फंड की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अध्यापकों की विशेष कठिनाइयों का समाधान करने और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए निर्णायक मंडल की नियुक्ति की जानी चाहिए। अध्यापकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, उनके लिए विद्यार्थियों के समीप निवास स्थान, उनको स्वास्थ्यवर्धक स्थानों व शिक्षा के सम्मेलनों में जाने के लिए अवकाश एवं यात्रा के किराए में कमी और चिकित्सालयों में मुफ्त चिकित्सा। अध्यापक प्रशिक्षण। आयोग का विश्वास है कि माध्यमिक शिक्षा की जिस नवीन संरचना को वे भारत में देखने का अभिलाषी है, उसके लिए विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को आवश्यकता है। भारत की तत्कालीन प्रशिक्षण संस्थाएं अपने सीमित दृष्टिकोण के कारण इस प्रकार के शिक्षकों का निर्माण करने में सफल नहीं हो सकती। अतः आयोग ने अध्यापक प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं। प्रशिक्षण संस्थाएं दो प्रकार की होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए इनके प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए। स्नातकों के लिए इनके प्रशिक्षण की अवधि अभी 1 वर्ष ही होनी चाहिए, पर कुछ समय के पश्चात 2 वर्ष की कर दी जानी चाहिए। प्रथम प्रकार की
प्रशिक्षण संस्था एक बोर्ड के अधीन होनी चाहिए जिसका निर्माण इसी उद्देश्य से किया जाना चाहिए। स्नातकों की प्रशिक्षण संस्थाएं विश्वविद्यालयों के अधीन और उन्हीं से संबद्ध होनी चाहिए। छात्र अध्यापकों को एक या एक से अधिक अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों ने प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और उनको राज्य द्वारा शिक्षावृत्तियों के रूप में पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। जो अप्रशिक्षित शिक्षक विद्यालयों में काम कर रहे हैं उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पूर्ण वेतन और अवकाश दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण काल में छात्राध्यापकों का प्रशिक्षण संस्थाओं से संबद्ध छात्रावासों में रहना अनिवार्य होना चाहिए और उनके लिए सामाजिक जीवन से संबंधित क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। ट्रेनिंग कॉलेजों में अर्थात स्नातकों की प्रशिक्षण संस्थाओं में निम्नलिखित की व्यवस्था की जानी चाहिए। अभिनवन पाठ्यक्रम, लघु गहन पाठ्यक्रम एवं कार्यशाला में व्यवहारिक प्रशिक्षण। ट्रेनिंग कॉलेजों में शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण अंगों के संबंध में अनुशासन किया जाना चाहिए। इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेजों के अधीन एक प्रदर्शनात्मक विद्यालय होना चाहिए। ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों, माध्यमिक स्कूलों के कुछ विशेष प्रधानाध्यापकों एवं विद्यालय निरीक्षकों में समय समय पर प्रशिक्षण के संबंध में विचार विनिमय होना चाहिए। एमएड कक्षाओं में उन्हीं व्यक्ति को प्रवेश दिया जाना चाहिए जो प्रशिक्षित स्नातक हों और किसी विद्यालय में कम से कम 3 वर्ष तक शिक्षण का कार्य कर चुके हों। अध्यापिकाओं के अभाव को दूर करने के लिए विशिष्ट अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए। तो ये था हमारा मुदालियर आयोग, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी ये मुदालियर आयोग के बारे में। उसके जो गुण थे, जो दोष थे, जो सुझाव थे, जो सिफारिशें थी, वो सारी हमने आज देखी। अगले वीडियो में मुदालियर आयोग का मूल्यांकन देखेंगे। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए और जो नहीं समझ आई हो वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत जल्दी में ये बनाया है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, अच्छे से समझा नहीं पाई। फिर भी अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।